हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, और उसमें फास्फोरस को हम लोग देख रहे थे। फास्फोरस का एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में वाइट और रेड फास्फोरस को देख चुके थे हम लोग। आज इसका तीसरा जो है ब्लैक फास्फोरस, इसके बारे में पढ़ेंगे और बताया कि ये फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म से जो है ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आइदर बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो ब्लैक फास्फोरस है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और दूसरा होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस कैसे बनता है तो बोल रहा है रेड फास्फोरस को जब हीट किया जाता है एक सील्ड ट्यूब में एक सर्टेन टेम्परेचर पे तो बनता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस। मतलब रेड फास्फोरस को हीट करना है 803 केल्विन तक एक सील्ड ट्यूब, बंद ट्यूब में, तो यह बदल जाता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस में, और रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस से बन रहा था कि वाइट फास्फोरस को कई दिनों तक हीट किया जाता था तो वह रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो रहा था, और यही रेड फास्फोरस को आप एक बंद ट्यूब में 803 केल्विन तक हीट करोगे तो वह बदलता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस में। यह जो है बोल रहा है कि इसका मोनोक्लिनिक या रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, मोनोक्लिनिक या फिर रोम्बोहेड्रल। सॉलिड स्टेट में देखे हैं ये मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल अरेंजमेंट क्या होते हैं। अब आता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो बीटा ब्लैक फास्फोरस कैसे आता है तो बोल रहा है कि वाइट फास्फोरस को हीट किया जाता है 473 केल्विन, टेम्परेचर तो काफ़ी कम है 473, लेकिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। वाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे आप हीट किए अंडर वेरी हाई प्रेशर, 4000 से 12000 केल्विन प्रेशर की बात है तो एटीएम में होगा ऐसा। वाइट फास्फोरस को जब आप 473 केल्विन टेम्परेचर पे 4000 से 12000 एटीएम प्रेशर पे ये करोगे तो ये बदलता है बीटा ब्लैक फास्फोरस में, बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो ब्लैक फास्फोरस दो फॉर्म, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस कैसे बना तो रेड फास्फोरस को सील्ड ट्यूब में हीट किया गया 803 केल्विन पे तो वह बदला अल्फा ब्लैक फास्फोरस में, जो कि मोनोक्लिनिक या रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल अरेंजमेंट रखता है। और वाइट फास्फोरस को जब 473 केल्विन और वेरी हाई 4000 to 12000 एटीएम प्रेशर पे किया गया तो ये बदल जाता है बीटा ब्लैक फास्फोरस में। और बीटा ब्लैक फास्फोरस का जो है एक काफ़ी ज़्यादा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, हाईली पॉलीमेरिक नेचर का है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है भाई, हाईली पॉलीमेरिक। रेड फास्फोरस भी पॉलीमेरिक फॉर्म में था लेकिन उससे ज़्यादा पॉलीमेरिक फॉर्म होता है इसका, हाईली पॉलीमेरिक। और सबसे बड़ा बात है डेंसिटी की, 2.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये नोटिसिएबल है। तो ये जो तीन हम लोग पढ़े, वाइट फास्फोरस, फिर रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, तो डेंसिटी का वेरिएशन ऐसे रहा, वाइट से ज़्यादा डेंसिटी रेड का, रेड से ज़्यादा डेंसिटी किसका, ब्लैक का। तो इस डेंसिटी को आप नहीं भूलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है डेंसिटी से रिलेटेड। तो वाइट फास्फोरस से ज़्यादा डेंस रेड, और रेड से भी ज़्यादा हो गया ब्लैक का, और ब्लैक में भी बीटा ब्लैक का। और अब यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसे यह एक पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो देखें, वहाँ तो टेट्राहेड्रल पॉलीमेरिक चेन बन रहा था, यहाँ एक हेक्सागोनल टाइप का बनता है ऐसा। इस तरह से
ये हर तरफ से आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से फास्फोरस फास्फोरस ऐसा। ऐसा हेक्सागोनल पॉलीमेरिक रिंग बनता है और यह जो एंगल है 99 डिग्री। याद करो जो P4 मॉलिक्यूल था वाइट फास्फोरस का, उसमें 60 डिग्री हो रहा था, तो 60 डिग्री और यहाँ 99 मतलब अप्रॉक्स 100 मान ले, तो उसके तुलना में तो यहाँ स्ट्रेन काफ़ी कम होना है। और जो फास्फोरस का बॉन्ड लेंथ है 218 पिकोमीटर है। ऐसा एक लंबा बॉन्ड है, बड़ा बॉन्ड है, तो कमज़ोर होगा। अब बोल रहा है कि इसका जो है काफ़ी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 860 केल्विन, मॉडरेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मॉडरेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मॉडरेट कंडक्टर है। और सबसे बड़ा बात कि यह जो ब्लैक फास्फोरस है वह थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म। और स्ट्रक्चर के आधार पे ही आप स्टेबिलिटी को बता सकते हो। वाइट फास्फोरस का P4 जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर था एंगल स्ट्रेन के चलते काफ़ी अनस्टेबल, वह एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम हुआ जब हम लोग रेड फास्फोरस में गए तो उसका पॉलीमेरिक चेन, अब उससे भी ज़्यादा पॉलीमेरिक जो है फॉर्म इस ब्लैक फास्फोरस का है, तो यह थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो जल्दी रिएक्शन करता नहीं है, या बोलो कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। ऑलमोस्ट इनर्ट है, ऑलमोस्ट इनर्ट है। ये जो है एयर में इस टेम्परेचर तक बर्न नहीं करता है, 673 केल्विन टेम्परेचर हो मतलब 400 डिग्री सेल्सियस, तो ये 400 डिग्री सेल्सियस तक जो है अनरिएक्टिव है ऑक्सीजन से। हाँ, इससे ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो मे बी रिएक्शन हो जाए। तो जो वाइट फास्फोरस था वो तो 303 केल्विन पे ही ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता था, इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम, उससे ज़्यादा 543 केल्विन हो रहा था किसका, रेड का, और इसका तो बहुत ज़्यादा है 673 केल्विन। तो इसको आप ऐसे खुले में भी छोड़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुए वाइट, रेड और ब्लैक फास्फोरस। 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस टॉपिक से रहना है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन जो है कई तरीके से आ सकते हैं, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, डेंसिटी से रिलेटेड, रिएक्टिविटी से रिलेटेड, और स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अच्छे से इस टॉपिक को आप लोग कर लोगे, तीनों फास्फोरस का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसको, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएंगे। अब फास्फोरस के कुछ कंपाउंड्स, फास्फोरस के कुछ कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे। जैसे नाइट्रोजन के लिए देखे थे अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, वैसे ही फास्फोरस के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले उसमें आता है फॉस्फीन। फॉस्फीन PH3, और भी कई नाम हैं, हाइड्रोजन फॉस्फाइड बोल सकते हो, फास्फोरेटेड हाइड्रोजन बोल सकते हो, कई नाम है। फॉस्फीन से ज़्यादा विख्यात है PH3, जैसे अमोनिया का NH3, फॉस्फीन का PH3। बनता कैसे है, प्रिपरेशन कई मेथड्स हैं बनाने के। सबसे पहला कि आप फॉस्फाइड से बना सकते हो, फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे यदि कोई एसिड के साथ तो बन जाएगा। जैसे सोडियम फॉस्फाइड को आप हाइड्रोलाइज करते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट है उसके साथ कंबाइन करवाते हो तो यहाँ से भी फॉस्फीन का फॉर्मेशन होगा और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो एग्ज़ाम में आता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वह है फ्रॉम फॉस्फोरस एसिड।
फास्फोरस एसिड से। हाँ, तो फास्फोरस एसिड से भी अमोनिया बनता है और बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है यह, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है H3PO3 फास्फोरस एसिड। यदि इसको आप 478 से 483 केल्विन तक हीट करते हो तो यह बदलता है फास्फोरिक एसिड में प्लस फॉस्फीन में। फास्फोरिक एसिड और फॉस्फीन में। यदि आप यहाँ फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो ये +3 और यहाँ +5 और इसमें -3। तो इस जगह पे देखोगे फास्फोरस का, तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रहा है तो, लेकिन इसी का जब आप यहाँ मिलाओगे तो रिडक्शन होगा। और एक सिंगल सब्सटेंस का जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉस्फीन बनाने के लिए आप याद रखोगे कि जब फास्फोरस एसिड को इस टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होकर के फास्फोरिक एसिड और फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही लैब मेथड है फॉस्फीन बनाने का। तो लेबोरेटरी में जो फॉस्फीन बनाया जाता है उसके लिए अल्कली का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और अल्कली का इस्तेमाल करके जो है फॉस्फीन का फॉर्मेशन करते हैं। अल्कली का इस्तेमाल करते हैं लैब मेथड। P4 + 3NaOH + 3H2O, तो यह बदल जाता है फॉस्फीन में, प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2। और एक लास्ट फॉस्फोनियम सॉल्ट को भी यदि अल्कली के साथ हीट करोगे तो बन जाएगा। जैसे फॉस्फोनियम आयोडाइड है, इसको आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करो तो यहाँ से भी PH3 + Ki + H2O, फॉस्फोनियम आयोडाइड। ऐसा, तो ये थे कुछ मेथड्स फॉस्फीन बनाने के। सबसे पहले मेटल फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस से बनाए हम लोग, उसके बाद फास्फोरस एसिड से, जो कि फास्फोरिक एसिड में बदल रहा था और फॉस्फीन का फॉर्मेशन कर रहा था, और एक अभी फास्फोरस का अल्कली के साथ रिएक्शन करवा करके, जो कि लैब मेथड है, और एक लास्ट फॉस्फोनियम सॉल्ट को यदि आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हो तो वहाँ से भी फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। अब फॉस्फीन के प्रॉपर्टीज़ की बात यदि हम लोग करें तो यह एक कलरलेस गैस है, अनप्लीजेंट स्मेल है रॉटन फिश और गार्लिक का। तो कलरलेस गैस, अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ रॉटेन फिश, सड़ी हुई मछली, और गार्लिक का। हाईली पॉइजनस नेचर का है, हाईली पॉइजनस। खास करके वाटर में हो तो वेपर डेंसिटी 17, तो एयर से हेवियर हुआ। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के संपर्क में आने से
फॉस्फीन का एक्सप्लोजन भी होता है, विस्फोट करता है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस की यदि अब बात करें हम लोग फॉस्फीन के लिए, तो बहुत केमिकल रिएक्शंस तो नहीं है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस हैं। जैसे बेसिक नेचर, तो देखो फॉस्फीन जो है PH3, इसमें फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर है तो यह डोनेट कर सकता है, तो लेविस बेस का काम करेगा, और उसी के चलते या किसी हैलोजन एसिड से कंबाइन करके फॉस्फोनियम सॉल्ट बना सकता है। ऐसा ही माइनस प्लस, तो ये लोन पेयर से इसको लेकर के जो है PH4 प्लस X माइनस फास्फोनियम हेलाइड, जहाँ X की जगह फ्लोरीन तो नहीं होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। कंबशन की बात करें यदि तो फॉस्फीन एयर के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन जो है 423 केल्विन पे, तो बनता है फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड। क्लोरीन के साथ भी कंबाइन करता है, जैसे अमोनिया करता था PH3 प्लस 3Cl2, तो PCl3 प्लस 3HCl। वैसे ही यदि PH3 प्लस 4Cl2 हो तो PCl5 भी बन सकता है, और यहाँ से 3HCl। तो फास्फोरस दोनों प्रकार का हेलाइड बनाएगा क्लोरीन से कंबाइन करके, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अमोनिया में ऐसा बात नहीं था, वह पेंटा हेलाइड तो बना ही नहीं सकता था, तो ट्राई हेलाइड तक ही रिएक्शन वहाँ रुक जा रहा था। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन ऑब्जर्व्ड किए गए हैं फॉस्फीन का, तो उस रिएक्शन को भी आप ध्यान में रखोगे कि जैसे फॉस्फीन है PH3 प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, तो यह बदल जाता है फॉस्फोरिक एसिड में प्लस नाइट्रोजन, और उसी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ PH3 प्लस 4NO, तो यहाँ से भी H3PO4 प्लस 2N2। तो नाइट्रस ऑक्साइड हो या नाइट्रिक ऑक्साइड, दोनों यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किए, और फास्फोरस जो कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको +5 में बदल दिया। खुद जो है यहाँ +1 से 0 और यहाँ +2 से 0, तो खुद का रिडक्शन हो जा रहा है, यहाँ भी रिडक्शन, और ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। हालांकि प्रोडक्ट सेम बन रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए रखने में, कि फॉस्फीन आइदर नाइट्रस ऑक्साइड हो या नाइट्रिक ऑक्साइड हो, दोनों के साथ कंबाइन करके जो है फास्फोरिक एसिड ही बनाता है। और इन दोनों केस में यहाँ जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे तो खुद जो है रिड्यूस कर जाएंगे बाई ऑक्सीडाइजिंग फास्फोरस। अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है फॉस्फीन का, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और अभी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो सर्टेन मेटल सॉल्ट के साथ कंबाइन करके प्रिसिपिटेट बनाता है फॉस्फीन। फॉस्फाइड का प्रिसिपिटेट बनेगा, फॉस्फाइड का। तो कुछ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जैसे कॉपर सल्फेट है, फॉस्फीन के साथ कंबाइन किया, तो यहाँ से कॉपर फॉस्फाइड का जो है प्रिसिपिटेट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बाहर होगा, और दिस इज ब्लैक प्रिसिपिटेट, ब्लैक PPT। उसी प्रकार से मर्क्यूरी क्लोराइड है HgCl2 2PH3, इसके साथ भी कंबाइन करके H3P2 + 6HCl।
सेम सिल्वर नाइट्रेट है तो इसके साथ भी कंबाइन करेगा और ये सिल्वर फॉस्फाइड नाइट्रिक एसिड। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी वहाँ नेगेटिव काउंटर आयन रहेगा उसका एसिड बन जाना है एक प्रोडक्ट। तो यहाँ सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NO3 है तो नाइट्रिक एसिड। तो ये 3 प्रोडक्ट्स आपको बना देने हैं और उसके बाद जो बचेगा उसका फास्फोरस के साथ फॉस्फाइड बना देना है। तो रिएक्शन को ऐसे आप याद रखना कि ये सभी जो है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ही कर रहे हैं तो उसमें से क्या करना है कि जो नेगेटिव काउंटर आयन है इसका एसिड बना देना है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और बाकी जो बचेगा तो मेटल और फास्फोरस मिलकर के क्या बना देंगे, मेटल फॉस्फाइड बना देंगे। इसमें से एक आध रिएक्शन एग्जामिनेशन में आता है तो ध्यान रखेंगे हम लोग। अब फास्फोरस का जो यह कंपाउंड है फॉस्फीन, इसका यूजेज ऑफ फॉस्फीन। यूजेज ऑफ फॉस्फीन सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है इसका हॉल्म सिग्नल बनाने में। हॉल्म सिग्नल बनता कैसे है, अब जरा ध्यान से समझोगे। या होता क्या है हॉल्म सिग्नल, तो मान लो कि यह समुद्र है सी, इधर वाटर है पूरा भरा हुआ। अब समुद्र में जो है कहीं कहीं बड़े बड़े चट्टान भी होते हैं, ऐसे ये बड़े बड़े चट्टान होते हैं, रॉक्स। अब मान लो कोई जहाज़ जो है इसमें जा रहा है तो यदि वह चट्टान पानी के अंदर डूबा हुआ है तब तो उसको दिखेगा नहीं चट्टान, और जहाज़ जा कर के उसमें टकरा जाएगा तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो क्या किया जाता है कि ये हादसे ना हो उसके लिए इस चट्टान के आसपास कुछ दायरे के अंतर्गत जो है एक कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर मिला दिया जाता है। ये कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर है और इस बर्तन में थोड़ा सा होल कर दिया जाता है, पूरा पैक्ड रहता है, इधर से थोड़ा सा इसमें आप होल कर दो। तो जब इसमें होल कर दोगे तो क्या किया जाता है कि चट्टान के इर्द गिर्द जो है इस कंटेनर को डुबाया जाता है पानी में, और जब पानी में डुबाया जाएगा पूरा नहीं तो या होल से होकर के पानी इसके अंदर घुसेगा और इसके अंदर क्या लेकर के रखे हो आप, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। तो क्या होता है कि दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है। ये कैल्शियम कार्बाइड जो है जब वाटर से कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन C2H2, एसिटाइलिन गैस बनेगा ऐसा। तो वाटर जब कैल्शियम कार्बाइड से किया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन। उसी प्रकार से कैल्शियम फॉस्फाइड का होगा Ca3P2 6H2O। तो यहाँ से भी 3 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 मोल फॉस्फीन बनेगा। और ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट हैं, फॉस्फीन एंड एसिटाइलिन बोथ आर गैसियस प्रोडक्ट ऐसा। तो क्या होगा कि चट्टान के इर्द गिर्द में आप जो कंटेनर रखे जिसमें कि आप कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड भरे थे, होल किए तो उस होल से वाटर उसके अंदर गया और वाटर जो है दोनों को हाइड्रोलाइज किया। तो हाइड्रोलाइज करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह तो एक्वस फॉर्म में रहेगा तो वहीं हो जाएगा, लेकिन यह एसिटाइलिन और फॉस्फीन जो है ये दोनों गैसियस हैं और वाटर में इंसॉल्युबल हैं। तो क्या होगा कि ये गैसेस यहाँ से निकलेंगे और जब ये गैस निकलेंगे तो एसिटाइलिन क्या करता है कि एयर में आने से जो है वह तेज़ी से आग पकड़ता है, और जब आग पकड़ेगा तो साथ में एसिटाइलिन भी है। तो एसिटाइलिन क्या करता है, उसमें ग्लो करता है, जलता है। तो एक आग पकड़ा, दूसरा उसके चलते वहाँ ग्लो करने लगा तो ये दूर से ही दिखाई देने लगता है। तो जो जहाज़ उसके अगल बगल आ जा रहे हैं उनको दिख जाता है कि वहाँ कुछ ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कि वहाँ चट्टान है। तो वे अपना रास्ता फिर मोड़ लेते हैं और
दूसरे पाथ से होकर के जाते हैं, तो एक बड़ा सा हादसा जो है यहाँ टल जाता है। तो समझ गए इसका हॉर्न सिग्नल क्या है, या सिग्नल का काम करता है किसके लिए, तो समुद्री यात्री जो होते हैं जहाज वगैरह में जो जाते हैं। और क्या बताया क्या किया जाता है कि जो चट्टान है उसके अगल बगल, आप बोलोगे चट्टान कैसे पता चलेगा, तो जो गोताखोर होते हैं वो सब पता करते हैं कि कहाँ चट्टान है कि नहीं है। तो उस चट्टान के कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर के दायरे में जो है ऐसा एक सेटअप किया जाता है। एक बर्तन में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर लिया जाता है, उसमें होल कर दिया जाता है और होल तक ही उसको वाटर में डुबाया जाता है। और डुबाने के बाद ऐसा हाइड्रोलाइसिस होगा दोनों का, एसिटाइलिन और फॉस्फिन बनेगा। फॉस्फिन आग पकड़ता है तेज़ी से एयर में, तो ये गैस निकलेगा तो एयर में कम जाएगा तो वहाँ आग पकड़ेगा, और साथ में एसिटाइलिन भी रहेगा तो या ग्लो करेगा, और जब ग्लो करेगा तो दूर से ही दिखाई देने लगता है। तो पता चल जाता है, लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि वहाँ कुछ है, तो फिर वे उधर से ना जा करके अपना रास्ता मोड़ करके जो है जाते हैं। तो यह था हॉर्न सिग्नल बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगा। ऑब्जेक्टिव में आता है कि हॉर्न सिग्नल में कौन कौन से गैसेस बनते हैं, तो 2, फॉस्फिन और एसिटाइलिन। केमिकल क्या रहता है उसमें, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, तो याद रखोगे। उसी प्रकार से बोल रहा है कि इसी का इस्तेमाल किया जाता है स्मोक स्क्रीन बनाने में, स्मोक स्क्रीन। अब यह स्मोक स्क्रीन क्या होता है, तो जब कहीं कोई दंगा फसाद वगैरह हो गया तो देखोगे कि प्रशासन जो होती है वहाँ धुआं धुआं टाइप का कुछ छोड़ देती है, जिसके चलते क्या होता है कि पूरा वह जगह ही जो है सील्ड हो जाता है, कुछ धुंधला हो जाएगा, पूरा दिखाई ही नहीं देगा किसी को कुछ। तो ऐसे दंगा फसाद को कंट्रोल किया जाता है, तो उसी को हम लोग स्मोक स्क्रीन बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है स्मोक स्क्रीन में, कि कैल्शियम फॉस्फाइड ही रहता है। और अभी बताया कि जब यह कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर से कंबाइन करेगा तो वाटर से कंबाइन करके क्या होगा कि यह बदल जाएगा फॉस्फिन में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एज अ फॉस्फिन। और यह फॉस्फिन गैस जब वहाँ रिलीज होता है तो यह कंबाइन कर जाता है फॉस्फिन किससे, ऑक्सीजन से, और कंबाइन करके बनाता है P4O10 और यहाँ से H2O निकलेगा। और यह P4O10 जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसके फॉर्मेशन के चलते जो है स्मोक स्क्रीन बनता है। बताए थे कि यह डेंस वाइट फ्यूम्स होता है, कुहासा जो लगता है, कैसे वाइट वाइट पूरा एरिया कवर हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से इसमें होता है। या जो P4O10 बनता है एकदम सेम ऐसे कुहासा समझो है, वाइट डेंस फ्यूम, वाइट फ्यूम। और डेंस मतलब एकदम पूरा गाढ़ा, दिखाई नहीं देगा कुछ। तो क्या रहता है उनके पास, कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर मिला हुआ मिक्सचर रिएक्शन करके फॉस्फिन गैस निकलता है, और यही फॉस्फिन गैस जब निकलेगा तो एयर में वो तेज़ी से कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से और बदल जाएगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में। और ये P4O10 के बनने के चलते एरिया पूरा वाइट फ्यूम से कवर हो जाता है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे फिर वार वगैरह जो है कंट्रोल किए जाते हैं। तो यह था फॉस्फिन का 2 इम्पॉर्टेंट यूज, हॉर्न सिग्नल और स्मोक स्क्रीन के लिए। दोनों इम्पॉर्टेंट हुए, ध्यान में रखोगे आप। अब जो है फास्फोरस के कुछ इम्पॉर्टेंट हेलाइड्स भी हैं, मेनली ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग फास्फोरस के हेलाइड्स के बारे में देखेंगे कि कौन से हेलाइड्स हैं, उनका स्टेबिलिटी क्या है और कैसे बनते हैं। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।